राम राम बिचारन है। तो भाई हरियाणा ग्रुप डी के लिए आपकी साइंस की क्लास आज से शुरू कर रहे हैं। सभी को पता है 15 नंबर की आपकी साइंस पेपर में पूछी जाएगी। और भाई साइंस के सभी को डाउट ये रहता है कि भाई हम कहाँ से पढ़े, सब कोई कुछ करा रहा, कोई कुछ करा। तो हम आपको भाई एनसीईआरटी, ये जैसे आप देख पा रही है एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ ली गई है वेबसाइट से। और 9th की आज से हम कर रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर। 9th क्लास में वैसे तो 12 चैप्टर, लेकिन इसमें 10 चैप्टर ही हमारे पास ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि हर रोज़ एक चैप्टर करेंगे। वैसे ही 10th के अंदर भी 10 चैप्टर हैं जो हमें करने हैं। और 8th के अंदर भी हमें भाई मात्र 5 चैप्टर हैं जो कि हमें 2 से 3 क्लास में हम कर लेंगे। तो लगभग मान के चलिए कि हम 20 से 22 क्लास के अंदर आपका पूरा सिलेबस कर लेंगे साइंस का। ठीक है, और इसकी फ्री पीडीएफ यानी कि फ्री नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे भाई टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे। भाई देखिए, ये हमारे जैसे कि पहला चैप्टर लेके चल पड़े, तो पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें तो जो हमें पढ़ने की ज़रूरत होगी मैं आपको इसमें से पढ़ा दूंगा कि भाई ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ से हम पढ़ लेंगे पहले तो। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन दिए गए ना, यहाँ से जो प्रश्न दिए गए हैं हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लेना, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका सॉल्यूशन भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हम इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चीज़ें हो जाएंगी और आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे भाई। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कि भाई आपका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम सबसे पहली बात तो यही है कि भाई अभी तो अगस्त के अंदर आपके फॉर्म भराए जाएंगे और सितंबर के लास्ट यानी कि 25 सितंबर के बाद आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। लगभग आपके पास 50 दिन है। 50 दिन में आपको तैयारी करनी है। साइंस का सिलेबस हम अगस्त में कर लेंगे, यानी कि 20 से 25 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा साइंस का। तो यहाँ से 15 नंबर का आपका कवर होने वाला है। तो हमेशा आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और भाई अब बात कर लेते हैं पढ़ना कैसे है, कैसे क्या पढ़ रहे हैं हम। और हाँ, सबसे मेन चीज़ हमारी जो पढ़ने की जो मेन चीज़ रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में नोट्स रहेंगे ये, और इंग्लिश में आपके जहाँ भी टर्म्स की ज़रूरत होगी कि इंग्लिश में बता दिया जाए तो वो चीज़ें भी आपको साथ साथ बताई दी जाएगी। तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं कि भाई हम तो इंग्लिश मीडियम वाले, मैं कैसे समझ में आएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के को पूरे नोट्स मिल जाएंगे और इंग्लिश की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसी क्वेश्चन से जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखो पदार्थ क्या होता है, यानी कि एटम। मैटर्स क्या होते हैं कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बनता है, यानी कि मैटर्स जो है किससे बने होते हैं, एटम से मिलकर बना होता है। सभी को पता है भाई, छोटे छोटे जितने भी पदार्थ हैं किसी न किसी छोटे छोटे से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भाई इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिसमें हम श्वास लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, पत्थर बादल जो भी है, एक एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ है। ठीक है भाई, ये सभी क्या है, पदार्थ में कौन कौन मान लिया इसने, सांस लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, पत्थर बादल तारे, यहाँ तक कि पानी की एक एक बूंद, रेत का एक एक कण, ये सभी पदार्थ के अंदर आते हैं। ये बात ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ी अभी, क्योंकि आगे जब प्रश्न आएगा उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा और आपको ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। सभी वस्तु का एक द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की को हम क्या है कहेंगे भाई, मास। आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, और जब मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आगे आपके काम आने वाली हैं, प्रश्न में पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास और क्या इंपॉर्टेंट जो होता है, आयतन मापने का साधारण मीटर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है जिसे हम ISI बोलते हैं। ठीक है, तो आयतन का मात्रक होता है 1 घन मीटर क्यूब, ये होता है। और आयतन मापने का साधारण मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। को जैसे कि हम दूध मापते हैं भाई, पानी है होता है, दूध को हम किसे मापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, ये होता है ना। वैसे तो हम कहते हैं भाई 1 किलो दूध लिया, 2 किलो दूध लिया, लेकिन जो इसका मात्रक होता है ना अंतर्राष्ट्रीय, वो हम लीटर में मानते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। और हम क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा किलो भी और लीटर भी। दूध को किस में मापते हैं, तो हम तो सोचेंगे कि भाई हम तो दुकान वाला दे के आएगा, 2 किलो दूध दे दे, ताई के जाके आएगा 3 किलो दूध दे दियो आज, तो किलो नहीं आएगा, इसका आएगा भाई लीटर में हम मापते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक बात और काम की निकल जाती है, क्या, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। और 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर में बात कर ले तो भाई 1000 सेंटीमीटर
होता है 1 मीटर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको पढ़ लेना भाई, लिख लेना। पेपर में आप दिख रही हैं बहुत आसान है, लेकिन जो पेपर में ऑप्शन के साथ आ जाएंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है अगर आप अभी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे की हम कल्पना नहीं कर सकते, ये सभी को पता है। ठीक है, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल कर आ रही है वो हम आप बात करेंगे भाई। ठीक है, अगर हम आगे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से क्या निकल के आ रहा है। अब देखिए, इसमें से इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है। इनमें से पदार्थ कौन से हैं भाई, पदार्थ। अब देखिए, कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, स्नेह हमारा पदार्थ नहीं है, गलत बात। गंध पदार्थ नहीं है, गणना पदार्थ नहीं है, बादाम एक पदार्थ है बिल्कुल। विचार कोई पदार्थ नहीं है। शीत, ठंडा, शीत, ठीक है, ये पदार्थ है। नींबू पानी भी एक पदार्थ है। इत्र की सुगंध कोई पदार्थ नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ नहीं है भाई। ठीक है, अब हमारा प्रश्न हो जाता है कि भाई गर्म कम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा कारण क्या होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि गंध है, तो ये क्या होते हैं, ये डिफ्यूजन हो जाते हैं। डिफ्यूजन होने के बाद ये हवा के साथ घुलकर भाई हमारे साथ दूर तक घुल जाते हैं। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो सीधे हम इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से पढ़ना होगा ज़रूरी। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं कि आप खुद ऐसी चीज़ें पूरा पढ़ना चाहते हैं जो पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसके लिए इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। देखिए, अब पहली बात तो यहाँ से एक चीज़ निकल जाता है, LPG की फुल फॉर्म पूछ लेता कई बार। तो इंग्लिश में बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम और गैस, ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है। उसके बाद आता है भाई, और देखिए घरों में हमारे क्या यूज करते हैं, LPG, और ईंधन ग्रुप में क्या प्रयोग करते हैं हम, CNG, यानी कि संपीड़ित यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये यहाँ से फुल फॉर्म बन जाती है भाई। अब देखो, अब ये कि हमारे नाक तक पहुँचाने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश के हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यह गंध हम कहाँ तक कैसे पहुँचती है, तो इसका कारण क्या है, देखिए, इसे गंध के कण और दूर भी फैले जा सकते हैं। पके और गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ भी क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस के विसरण से किया जाता है। विसरण यानी कि डिफ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना भाई। अब देखो, यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है क्या, कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। अभी जैसे हम बात की थी कि घनत्व क्या है, घनत्व यानी कि द्रव्यमान भाग में आयतन, यानी कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के घनत्व कहते हैं। यानी कि घनत्व को इंग्लिश में बात करें तो हम कहेंगे भाई डेंसिटी इज इक्वल टू द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास और डिवाइड में वॉल्यूम। यानी कि कोई भी पदार्थ है, मास, उसका कोई भी वजन है, उसका कोई भार है, वो कितना वॉल्यूम, कितनी जगह घेर रहा है, वही उसकी क्या है, वही उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है। समझाई बात भाई? तो ये फार्मूला हमें याद रखना ही रखना है। अब देखो, अब इसमें ये बताया गया है, पूछा गया है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। प्रश्न ऐसा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। जैसे कि अब की बार CET की परी में देखा होगा आपने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, तो इसमें भी स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में कौन से इनको व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन 1 में दे दिया जाएगा कि भाई ये पहले आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ऑप्शन 2 में दे दिया भाई चिमनी पहले पे आएगी, फिर वायु, फिर ये आएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई घनत्व कब ज़्यादा होगा। देखो, सीधी बात है, जो चीज़ जितनी हल्की होगी उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जो जितनी चीज़ इतनी भारी, उसका घनत्व भी उतना ही भारी मीन की मास। देखो, डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो हमारी डेंसिटी भी, ये जो हमारी डेंसिटी है ये भी बढ़ेगी। समझाई बात भाई? जैसे कि इसका अगर हम बढ़ाएं तो सबसे पहले हो गया बढ़ते हुए क्रम में क्या है, यानी कि सबसे पहले कम बढ़ा यानी कि वायु, ठीक है। उसके बाद चिमनी का धुआं, बिल्कुल धुआं भी वायु जैसा ही है, ठीक है। फिर हमारा भाई शहद, बिल्कुल ठीक है। फिर भाई जल भी ठीक है, नहीं जल पहले आएगा, उसके बाद ये ऐसे आएगा, ठीक है, धुआं, उसके बाद आएगा जल के बाद आएगा भाई शहद, फिर आएगा चौक, फिर रुई और आखिरी में लोहा।
यानी कि जो चीज़ इतनी भारी जितना उसके अंदर भाई मास होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। और इस तरह के प्रश्न भाई पूछ लिए जाते हैं कई बार। समझाई बात। तो भाई ये प्रश्न याद करने लेना, ध्यान देना कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। इसमें कहना ये चाह रहा है कि घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान डिवाइड में आयतन। ठीक है भाई। उसके बाद कारण बताएंगे। गैस पूर्ति से बर्तन भर देती है जिसमें इसे रख देते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? गैस पूर्ति से बर्तन देते हैं क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जो वॉल्यूम, ये जो कण होते हैं इसके, ये फैलते हैं। ठीक है, फैलते हैं, दूर दूर भागते हैं। इनके अंदर जो आकर्षण है वो कम होता है, इस वजह से सही जगह पूरे में फैल जाते हैं भाई। ठीक है। ये ठोस क्यों कहलाती है? ठोस क्यों कहलाती है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में इनके अंदर जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है और ये चीज़ें एक साथ व्यवस्थित रहती हैं और ये ठोस की तरह काम करती हैं भाई। ठीक है। इनका घनत्व कम होता है, लेकिन आपके बर्फ़ के टुकड़े को देखा होगा, पता लगा ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है भाई ऐसा? ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? द्रव यानी कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज़ होगी उसका मास क्या होगा? कम होगा सॉलिड की अपेक्षा। यह तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है भाई, बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है जो जल के ऊपर होता है, उसका अंदर जो ये नीचे वाला जो वॉल्यूम होता है ना, ये नीचे वाला, ये कम होता है। यानी कि वॉल्यूम कम होगा तो उसका घनत्व ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही भाई? नहीं यार, एक बार देख लेना। मास इज इक्वल टू होता है, सॉरी, डेंसिटी घनत्व इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? अगर वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी ना तो डेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसका कहने का यही मतलब है। क्योंकि जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी के ऊपर होता है तो उसके जो नीचे जो सरफेस टच होता है, ये घनत्व जो होता है ये कम होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए घनत्व ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गलनांक। गलनांक क्या होता है? गलनांक न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलाकर द्रव बन जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई। इसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। किसी भी तापमान पर ठोस वस्तु को पिघलाकर अगर हम द्रव बना लेते हैं तो वह उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273। हम 273 ही मान लेंगे उसको। 273 केल्विन होता है। कितना होता है भाई? 273 केल्विन होता है। ये ध्यान रखना, बर्फ़ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की कड़ाई। अब देखो भाई, तापमान की अंतर्राष्ट्रीय एसआई यानी कि मात्रक केल्विन होता है। ठीक है। टेम्परेचर की एसआई क्या होती है? क्या है भाई? ये है जी, केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन। यानी कि टेम्परेचर को हम किसे मापते हैं? केल्विन के अंदर मापते हैं, केल्विन के अंदर। ये बात ध्यान रखना भाई। कभी देखो डिग्री सेल्सियस करते, डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, इसका एसआई मात्रक टेम्परेचर की है भाई, केल्विन है। और ठीक है, और केल्विन में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 273 केल्विन के। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्या तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो तापमान से 273 घटाना है। ठीक है। अगर उल्टा करना है तो भाई 273 जोड़ देना है। ये बात समझ में आएगी भाई? जैसे कि ठीक है, अगर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे, डिग्री सेल्सियस से हम केल्विन में जाएंगे, यानी कि सी से के में जाएंगे। सी कितने पे आता है? 3 पे। के आता है हमारा 11 पे, यानी कि सी छोटा है, 11 बड़ा है। तो बड़े की तरफ जाएंगे तो हम 273 जोड़ देंगे। और अगर उल्टा करेंगे, केल्विन से अगर हम सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो 273 घटा देंगे। समझ आएगी बात भाई? छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बढ़ा देंगे, और बड़े से यानी कि के सी की तरफ जाएंगे तो 273 घटा देंगे। सिर्फ इतना याद रखना, बहुत जरूरी चीज़ है। ऐसा ही मात्रक 273 यानी कि केल्विन होता है। अब देखो यहाँ से भाई, ठोस व्यवस्था, ठोस है, कोई भी चीज़ है, उसको द्रव व्यवस्था में जाती है तो हीट की ज़रूरत होगी। गर्म करेंगे तो द्रव में चली जाएगी, और उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वो गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। गैसीय अवस्था
गैस बनी हुई चीज़ उसको ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो गैस से लिक्विड बन जाएगी, द्रव बन जाएगी। और उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, पानी से लेके चलो चाहिए, समझ रहे हो बात को। उसके बाद आता है हमारे पास जल के लिए तापमान 373 केल्विन का मतलब क्या है कि इसमें 273 प्लस में 100 जोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदल रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, 273 उसमें जोड़ रहे हैं, वो 373 केल्विन बना जा रहे हैं। समझ रहे हो बात। तो भाई आगे अगर हम बात करें, अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी आ जाते हैं भाई, ये समझ लेना एक बार ध्यान से। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि जब हम ठोस को द्रव में बदलते हैं, ठोस को हम किस में बदलते हैं, द्रव में बदलते हैं, तो इसकी जो प्रोसेस कहते हैं संगलन। ठीक है, संगलन, बॉइलिंग भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर जब द्रव से कोई चीज़ गैस में जाती है तो इसे कहते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ठीक है, और जब गैस से उल्टा ठोस में जलता है तो इसे कहते हैं उद्ध्रुव, कहते हैं निक्षेपण, यानी कि इसे क्या कहते हैं भाई, निक्षेपण। ठीक है, और जब ठोस से गैस में बदलेगी तो उध्रुपातन, उध्रुपातन ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जब कोई वस्तु ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है, से गैस में बदल जाती है तो उसे उध्रुपातन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी भाई, ठोस से सीधा गैस में बदलना है तो वो कहते हैं उध्रुपातन, और गैस से द्रव में बदलते उसे कहते हैं संघनन, संघनन। ठीक है, और ये ठोस से द्रव में होते हैं संगलन। तो ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, इसको याद कर लेना अच्छे से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा गया है कि तापमान को सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस में, सेल्सियस यानी कि केल्विन है, के से सी की तरफ जाना है यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना, तो यानी कि -273 करना होगा। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, -273 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर बताना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले का और क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अब क्या कहता है कि ये है, अब इसने पूछा है कि जो तापमान दिया गया इस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। भौतिक अवस्था यानी कि क्या वो सॉलिड होगी, क्या वो लिक्विड होगी, क्या वो गैस होगी, वो बताना है। अब देखो 250 डिग्री सेल्सियस है, सब ना मेरा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाए, अगर वो और उस तो ऊपर जाओगा तो क्या हो जाएगी, वहाँ क्या बन जाएगी, वहाँ वो भाई गैस बन जाएगी। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस सब ने मेरा भाई, इसके दो बनेंगी कि लिक्विड भी उसका है और वो गैस भी उसका है, दो अवस्था बनेगी, लिक्विड और गैस। वहीं अगर 0 डिग्री सेल्सियस पूछ लेता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी दो स्टेट होती हैं, चाहे वो सॉलिड होगी, ठीक है, और चाहे फिर वो गैस होगी। ठीक है, ये इसमें थी भाई, और इसमें और देख लेते हैं और क्या है पूछा गया आगे। वाष्पीकरण, हाँ ठीक है, वाष्पीकरण, ये वाष्पीकरण का है भाई। ठीक है, वाष्पीकरण के उद्देश्य गए हैं। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की कारण हमारी जो है शीतलता बढ़ी रहती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, यानी गर्मी में हमें कोई भी चीज़ ठंडी लगती है तो किस कारण होता है, पसीना ठंडा लगता है हमें, तो ये वाष्पीकरण की शीतलता के कारण। ठीक है, और उसके बाद हाँ, अब ये ध्यान रखना भाई, ये पढ़ लेना है, बहुत ज़रूरी है। अब मात्रक, SI मात्रक, तापमान यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर की मात्रक कौन है भाई, केल्विन यानी कि के। लंबाई की मीटर, संहित यानी कि मास, मास की कौन है, किलोग्राम। भार, भार यानी कि वेट, भार का मतलब वेट, वेट का कौन है भाई, न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भार यानी कि जो वेट है, वेट, वेट की जो SI मात्रक है वो कौन है, न्यूटन है, न्यूटन। आयतन यानी कि वॉल्यूम, अभी बात करी थी ना मैंने वॉल्यूम। घनत्व, घनत्व क्या था, डेंसिटी, अभी हमें किया था शुरुआत में। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हिंदी में इसको घनत्व कहते हैं। क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि इसका मतलब क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम। दाब, दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर की क्या है, पास्कल,
प्रेशर की SI यूनिट है पास्कल, इसको कहते हैं PA, और इसकी यूनिट क्या होगी kgm-3। kgm-3 का मतलब, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे है kg डिवाइड में m3, ठीक है, kgm-3। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको जरूर याद करना। यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेगा कि क्या इनकी यूनिट होती है, क्या इनका प्रतीक होता है, यानी कि सिंबल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। सेल्सियस बदलना है केल्विन से सेल्सियस में, तो आपको पता अभी बताया था, और सेल्सियस केल्विन बदल तब क्या आएगा। तो जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया उसका आंसर तो छोड़ देना, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना, इन दोनों का, ठीक है। अब दिया गया है कि नेपथलीन को रखा देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो यानी कि देखो, सॉलिड से क्या बन गई, वो गैस बन गई, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन गई, वो गैस बन गई। और ऐसी मेथड कौन सा था, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ा था ना भाई, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कोई चीज़ बदल जाती है तो वो क्या होती है, ऊर्ध्वपातन मेथड है, यानी कि सब्लिमेशन मेथड है वो, ठीक है भाई। और ये कौन सा मेथड है, इस तरह गंध दूर तक फैल जाती है, ये क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स हमने अभी पढ़ा था भाई, विसरण, विसरण, अणुओं का विसरण, ठीक है। अब कहता है कि भाई इनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, बढ़ता आकर्षण मतलब जिनके अंदर आकर्षण ज़्यादा होगा ना, जिनके अंदर आकर्षण ज़्यादा होगा वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो पार्टिकल्स से बहुत नज़दीक होंगे, जिनके पार्टिकल्स के आकर्षण ज़्यादा होगा। और ज़्यादा नज़दीक चीज़ें होंगी तो वो क्या बनेंगी, ठोस बनेंगी। और जब इनके बीच में गैप ज़्यादा आने लगेगा तो क्या बन जाएंगी, ये हो जाएंगी द्रव। और जब ये बहुत दूर दूर चली जाएंगी, एक दूर बहुत दूर दूर है तो वो गैस हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएंगी, गैस में आ जाएंगी। तो सीधी सी बात है। तो बढ़ते हुए के अनुसार पूछा है तो सबसे पहले आएगा आपका ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका पानी L2, और उसके बाद आपकी आएगी चीनी C6H12, ठीक है, ये वाला समझ रहे हो भाई। वो इस तरह से ही प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं भाई, हर बार पूछे जाते हैं। और पूछता है कि भाई तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है क्या होगी भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगी, द्रव होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बताया था, और 100 डिग्री पे भी मैं बता चुका हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी 2 और 100 पे भी 2। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड भी होगी और गैस भी होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी होगी और गैस भी होगी, दो अवस्थाएँ होगी, ठीक है भाई। तो लगभग हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये पूरा चैप्टर भी हो गया आपका, ठीक है।